बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ऑर्डर 9 को आगे लेकर चलेंगे और रूल्स 1 से 7 तक हमने इसकी स्टडी कर लिए हैं और अब हम रूल 8 से इसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ हमें रूल 8 में बताई जा रही है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसको हम कहते हैं डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। यानी इसको अगर हम उर्दू में और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम देखें तो अदम पैरवी आपका मुकदमा खारिज हो जाता है। अदम पैरवी हमेशा खारिज होगा प्लेंटिफ का कि जिसकी इनिशियल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने अपने केस को परसू करना था। तो इसको हम स्टडी करते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, यानी कि मुकर्ररा दिन पर डिफेंडेंट तो अपीयर हो गया लेकिन प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ। व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर कर देगी कि भाई ये सूट डिसमिस कर दिया जाए अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम, ठीक है, और पार्ट देयर ऑफ इन विच केस द कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन। अब दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि डिफेंडेंट आकर ये कह दे कोर्ट में कि भाई जो भी क्लेम किया था प्लेंटिफ ने वो बिल्कुल सही था, मैं एडमिट करता हूं कि मेरे जिम्मे ये काम है, मैंने पैसे देने हैं, मैंने प्रॉपर्टी देनी है या वट एवर जो भी केस है, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ, या फिर वो कुछ हिस्सा मान लेता है कि अच्छा नहीं जी 10 लाख का दावा था, मैंने इसके 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए देने हैं, ठीक हो गया। इन विच केस द कोर्ट शेल पास अ डिक्री, तो जितना वो एडमिशन करेगा उस हद तक कोर्ट क्या करेगी? एक डिक्री पास कर देगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के ना आने के बावजूद भी केस डिसमिस नहीं होगा बल्कि डिक्री कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि प्लेंटिफ को कुछ साबित करने की अब जरूरत नहीं रही, डिफेंडेंट ने खुद से मान लिया है कि उसके जिम्मे क्या है। आगे कहता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन एंड वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज बीन एडमिटेड शेल डिसमिस द सूट सो फॉर एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर। तो इसमें सिंपल वही बात हो गई कि जितना वो मान लेगा डिफेंडेंट उस हद तक डिक्री हो जाएगा और बाकी क्लेम प्लेंटिफ का डिसमिस हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, 10 लाख में से 3 या 4 लाख रुपए डिफेंडेंट मान लेता है कि हाँ भाई ये मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा हैं, तो उस हद तक डिक्री हो जाएगा, बाकी जो 6 लाख रुपए हैं उसकी हद तक वो डिसमिसल हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ऑर्डर 9 रूल 9। अब बेसिकली ऑर्डर 9 रूल 8 और ऑर्डर 9 रूल 9 को हम साथ मिलाकर पढ़ते हैं सेक्शन 12(1), सेक्शन 12 सब सेक्शन 1(2) फर्दर सूट्स। सीपीसी में अक्सर प्रोविजंस आपको मिलेंगी कि जहां पर एक नया सूट फाइल करने से मना किया गया है ताकि हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोक सकें, मुकदमेबाजी को कम से कम कर सकें, चूंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ केसेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जब रूल 8 के अंदर आपका मुकदमा खारिज हो जाए तो फिर उसकी रेमेडी क्या है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई जहां पर ऑर्डर 9 रूल 8 डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, अदम पैरवी मुकदमा खारिज हो जाए, तो उसकी रेमेडी क्या है, उसका इलाज क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी रेमेडी क्या बनेगी। वेयर अ सूट इज होली और पार्टली डिसमिस्ड अंडर रूल 8, जैसे रूल 8 में हमने पढ़ा और सूट होली या पार्टली डिसमिस हो जाता है, द प्लेंटिफ शेल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट। अब यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लेंटिफ शेल बी प्रिक्लूडेड, प्लेंटिफ को लाजमी तौर पर यह ममनू है कि वो नया सूट फाइल करे इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज ऑफ एक्शन को बिनाए दावा को लेते हुए, बट ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। लेकिन अगेन एक हमने सेटिंग असाइड डिसमिसल पढ़ी थी ऑर्डर 9 रूल 4 में, प्रीवियस लेक्चर में। वहां पर आप तब एप्लीकेशन देंगे ये वाली कि जब आपका मुकदमा खारिज होगा ऑर्डर 9 रूल 2 या रूल 3 के तहत, ठीक है। रूल 2 के अंदर था अदम तलबाना खारिज हो गया और रूल 3 में था कि दोनों पार्टीज में से कोई भी अपीयर नहीं होता। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पर आप रेस्टोरेशन या सेटिंग द डिसमिसल असाइड, रेस्टोरेशन मैंने कल भी बताया था कि हम प्रैक्टिकली इसको रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर इधर जो लैंग्वेज लिखी है टू सेट द डिसमिसल असाइड, ठीक हो गया, वो एप्लीकेशन सबमिट
कर सकता है। And if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. ठीक हो गया। तो यहां पर अब वो कहता है कि एक तो वो सेटिसाइड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है जहां पर मुकदमा खारिज होगा ऑर्डर 9 रूल 8 यानी डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, 1 महीने की लिमिटेशन, एक 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन जमा करवानी है। स्टार्ट कब होंगे? जब आपको नॉलेज होगा। ठीक है। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, यानी कि बाजुकात ऐसा हो सकता है कि आपको गलत फहमी हो गई, आपने डेट गलत नोट कर ली, सफिशिएंट कॉज है। ठीक है कि भाई गलती से हमें पता नहीं चला या हमें गलत डेट बताई गई और जब हम उस डेट पर आए तो पता चला कि वो ऑलरेडी हमारा मुकदमा खारिज हो चुका है, वो तो 3-4 दिन पहले लगा हुआ था और हमारे पेश ना होने की वजह से वो डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया। ठीक है, कोई भी सिचुएशन इसमें हो सकती है। बहरहाल पहले की तरह सफिशिएंट कॉज आपने कोर्ट में पेश करना होगा अपनी नॉन अपीयरेंस का। आगे कहता है द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट। पहले भी हमने पढ़ा था कि कॉस्ट वगैरह कोर्ट कर सकती है और बगैर कॉस्ट के भी अगर वो समझे कि वाकई में एक जेन्युइनली इनके साथ ज्यादती हुई है या ये नहीं आ सके तो फिर कॉस्ट भी नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि शेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और उसके बाद वो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर दोबारा से कोर्ट उसके प्रोसीडिंग को चलाना शुरू कर देगी और एक डेट डिसाइड कर देगी। आगे कहते हैं नो ऑर्डर शेल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। बड़ी कॉमन सी बात है कि ऐसे नहीं होगा कि एक पार्टी जो है, जो दूसरी साइड है, डिफेंडेंट साइड है, उसके नॉलेज में यही है कि भाई ये डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया है, अब हमारी जान छूट गई है। ठीक है, लेकिन जब भी प्लेंटिफ आएगा रेस्टोरेशन या डिसमिसल असाइड की एप्लीकेशन देगा तो ये नहीं होगा कि जाते साथ ही उसका दावा बहाल कर दिया जाएगा, सूट रिस्टोर कर दिया जाएगा, बल्कि पहले दूसरी पार्टी को वहां पर नोटिसेस होंगे। ठीक है, वो आएंगे, आकर अपने आर्गुमेंट्स करेंगी दोनों पार्टीज, उसके बाद जो कोर्ट को बेहतर लगेगा वो फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है कि मैटर्स शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स नॉट ऑन दी टेक्निकलिटीज। तो प्रैक्टिकली हम लोग यही देखते हैं कि एट द एंड जो सूट है वो रिस्टोर हो ही जाता है, इसमें कभी भी ऐसे डिसमिसल कायम नहीं रहती है। आगे कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 शेल अप्लाई टू एप्लीकेशंस अंडर सब रूल 1। तो प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 ये बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले है, जहां पर आप कंडोन करते हैं सफिशिएंट कॉज पेश करते हुए कि भाई आप विद इन लिमिटेशन वो एप्लीकेशन क्यों ना ला सके। तो इसके हवाले से एक सेपरेट लेक्चर मौजूद है, जब भी आपको टाइम मिले वो जरूर सुनिए, उससे भी आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अगर आप 30 डेज में भी नहीं जा सके तो फिर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देंगे और आप बताएंगे कि मेरे पास क्या सफिशिएंट कॉज था कि मैं 30 डेज में वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सका। तो ये सिचुएशन हो जाएगी डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, और फिर उसकी रेमेडी क्या बनेगी? ऑर्डर 9 रूल 8 एंड ऑर्डर 9 रूल 9। अब हम आगे चलते हैं ऑर्डर 9 रूल 10 पे, वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपीयर एंड द अदर्स डू नॉट अपीयर। अब इसको अपीयरेंस को वो एक अलग एंगल से देख रहा है कि जहां पर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है और उनमें से कुछ आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहे। द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग, ठीक है, permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it thinks fit। ठीक हो गया, तो उसमें फिर जो प्लेंटिफ आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहे हैं और बाकी लोग नहीं आ रहे, तो उनकी एप्लीकेशन पर उनके कहने पर कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो परमिट कर देगी टू प्रोसीड द सूट, कि भाई अगर दूसरे नहीं आ रहे तो उसकी वजह से प्रोसीडिंग्स नहीं रुकनी चाहिए बल्कि ये मुकदमा जारी रहना चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से, एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैड अपीयर्ड, कि जैसे वो सब लोग ही आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। आगे कहता है वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, टेक्निकल प्रोविजन है, प्रैक्टिकली
इसमें गलती होती है, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हैं, एंड वन और मोर ऑफ देम अपीयर एंड द अदर्स डू नॉट अपीयर, द सूट शैल प्रोसीड and the court shall at the time of pronouncing judgment make such order as it thinks fit with respect to the defendants who do not appear। अब इसमें गलती कोर्ट से भी होती है, प्रैक्टिकली हमने अक्सर देखा है कि जहां पर लेट से कि 5 डिफेंडेंट्स हैं, अगर एक नहीं आता तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर देती है, फिर दूसरा नहीं आता फिर दूसरे को एक्स पार्टी कर देती है, तीसरा नहीं आता फिर तीसरे को एक्स पार्टी कर देती है, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। यहाँ पर वो क्लियरली बता रहा है कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, और एक या एक से ज्यादा उनमें नहीं आ रहे, यानी आप मिसाल ले लें कि एक और दो आ रहे हैं और बाकी तीन नहीं आ रहे, तो इसमें कोर्ट्स क्या करती हैं कि बाकी तीन को एक्स पार्टी कर देती हैं, जो कि गलत है इस प्रोविजन के मुताबिक। होना ये चाहिए कि वो प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, ठीक है, और फिर जब जजमेंट का टाइम होगा तो उसके हवाले से जो डिफेंडेंट्स नहीं आ रहे उनके लिए एक ऑर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी उनके खिलाफ आएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो एक्स पार्टी होने के बावजूद भी क्या कर सकता है, वो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर सकता है, तो यहां पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। उसके बाद रूल 12, वेयर अ प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट हु हैज बीन ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन डज नॉट अपीयर इन पर्सन। वैसे तो हमने ये पढ़ रखा है कि एक पार्टी ऑर्डर 5 में भी ये मौजूद है, ऑर्डर 3 के अंदर भी ये मौजूद है कि तीन तरह से अपीयर हो सकती है, या इन पर्सन अपीयर हो जाए, यानी जिस बंदे के नाम वो सूट है वो खुद आ जाए बजाते खुद, दूसरा वो किसी वकील को भेज सकता है, और तीसरा जो है वो किसी अपने एजेंट को, पावर ऑफ अटॉर्नी को, ठीक है, किसी को भी अपने बिहाफ पर भेज सकता है। अब कहता है कि जहां पर एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कोर्ट ने ऑर्डर शीट के ऊपर लिख दिया कि भी फलां बंदा इन पर्सन पेश हो, ठीक है, और वो बंदा इन पर्सन नहीं आता, अपने वकील को या किसी और को भेज देता है, और शो सफिशिएंट कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपीयर। अगर वो नहीं आता तो वो कोर्ट को सफिशिएंट कॉज बताएगा कि वो इन पर्सन अपीयर क्यों नहीं हुआ, ठीक है, बाहर के मुल्क गया हुआ था, हज उम्रा करने गया हुआ था, बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल चला गया था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। He shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendants respectively who do not appear। Very very important। यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर उसके पास पेश होने का कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है, ठीक है, तो फिर कोर्ट के पास ऑप्शन है कि जितनी भी प्रोविजंस हमने पढ़ी हैं उनके मुताबिक कोर्ट फैसला कर देगी। यानी अगर वो प्लेंटिफ है, इन पर्सन अपीयर नहीं हुआ, तो ऑर्डर 9 रूल 8 के तहत कोर्ट डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन कर सकती है। अगर वो डिफेंडेंट है, अपीयर नहीं हुआ, ऑर्डर 9 रूल 6 क्लॉज ए के तहत उसको एक्स पार्टी डिक्री इशू कर सकती है, या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है, कोर्ट एम्पावर्ड है, ठीक है। ये बात हो रही है कि जब वो इन पर्सन कहा गया लेकिन वो इन पर्सन नहीं आए, फिर बेशक वो अपना वकील भेजें, बेशक अपना कोई अटॉर्नी भेजें, बेशक मुंशी भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट की नजर में हाजिरी नहीं लगी। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी, कि जो सेट एक्स पार्टी डिक्री अगर कोर्ट इशू कर देती है, ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत, तो फिर उसकी रेमेडी क्या होगी। कहता है इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside। वो क्या कर सकता है, अगेन सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि भी मेरे पास तो समन ही नहीं पहुंचे हैं, or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing। बहुत दफा एग्जांपल मैं दे चुका हूँ सफिशिएंट कॉज की, और सफिशिएंट कॉज की वजह से वो प्रिवेंटेड था कि कोर्ट में अपीयर ना हो सका जब सूट कॉल फॉर हियरिंग था। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री as against him upon such terms as to costs payment into court or otherwise as it thinks fit। यानी कि फिर कोर्ट एम्पावर्ड है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसको
कॉस्ट करके या विदाउट कॉस्ट उसको अलाउ करेगी कि वो ज्वाइन कर ले दोबारा, ठीक है। एंड शेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और फिर जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी स्टेज के ऊपर आ जाएगा जहां से उसने उन प्रोसीडिंग्स को छोड़ा था और एक्स पार्टी हुआ था। अब इसकी एक और रेमेडी भी मौजूद होती है, मैं बाय द वे बताता चलूं। एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ आप अपील फाइल भी कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट दी ओरिजिनल डिक्री सेक्शन 96 के तहत, ठीक है। और अगर वो एक्स पार्टी डिक्री फ्रॉड के जरिए से हुई है तो उसमें एक और रेमेडी भी होती है, आप 12(2) की 12(2) की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं जहां पर आप फ्रॉड अलेज कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट मल्टीपल रेमेडीज हैं जो एक्स पार्टी डिक्री इशू होने की सूरत में डिफेंडेंट अवेल कर सकता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली, it may be set aside as against all or any of the other defendants also। अब कहता है कि जहां पर डिक्री इस नेचर की है कि वो किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी सेट असाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स आल्सो, यानी कि अगर जहां पर वो पार्टीज इंटरलिंक्ड हैं, एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई हैं, प्लेंटिफ ने उन सारों के खिलाफ क्लेम किया हुआ है, तो वहां पर फिर क्या होगा कि एक के खिलाफ सेटिसाइड नहीं होगा बल्कि तमाम के अगेंस्ट वो जो ऑर्डर है एक्स पार्टी डिक्री का वो सेटिसाइड कर दिया जाएगा, ताकि सबको बराबर मौका मिले और आकर अपने आप को डिफेंड कर सके। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो डिक्री पास्ड एक्स पार्टी शैल बी सेट असाइड merely on the ground of any irregularity in the service of summons, ठीक है। कि समन्स के अंदर कोई इरेगुलरिटी हो गई, ठीक है, कोई प्रोसीजरल एरर आ गया, कोई इस किस्म की चीज आ गई जो कि फैटल नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है, यानी कि कहना वो ये चाह रहा है कि जहां पर डिफेंडेंट को समन तो सर्व हुए, उसको पता तो चल गया कि भाई मेरे खिलाफ ये मुकदमा है, या उसको समझ आ गई कि कोई मुकदमा चल रहा है, लेकिन किसी टेक्निकल बेस पर वो कहता है जी कि नहीं मैं नहीं, जैसे मोहर नहीं लगी अदालत की, ठीक है, या फिर सिग्नेचर नहीं हुए, या फिर उसने जो है वो रिसीविंग नहीं ली, कोई इस किस्म की छोटी मोटी चीज, इसको बेस बना के वो ये नहीं कह सकता जी कि समन मुझे सर्व नहीं हुए थे, ठीक है। समन तो पहुंचे थे, आपको पता था कि आपके नाम पे एक मुकदमा है फलां अदालत में चल रहा है, ठीक है। If the court is satisfied for reason to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing in sufficient time to appear on the date and answer the claim, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये हो कि भाई वो जानबूझकर नहीं आया, तो फिर उसकी जो एक्स पार्टी डिग्री है उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ तब किया जा सकता है जब वो अपना सफिशिएंट कॉज, गुड कॉज बताएगा कि वो कोर्ट में अपीयर क्यों ना हो सका। The provisions of Section 5 of the Limitation Act 1908 shall apply to applications under Sub-Rule 1। तो Section 5 Limitation Act की प्रोविजन यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। लास्ट रूल है इस ऑर्डर का, नो डिक्री शेल बी सेट असाइड ऑन एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसेड अनलेस नोटिस देयरऑफ हैज बीन सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी। तो पहले भी मैंने बताया कि जहां पर भी कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी, अब यहाँ पर ये सिचुएशन होगी कि डिक्री पास हो गई, प्लेंटिफ समझ रहा है कि बस मेरा केस बन गया, खत्म हो गया सारा कुछ। अब डिफेंडेंट जब आएगा सेट असाइड करवाने के लिए, ठीक है, उस डिक्री को, तो फिर ये नहीं होगा कि कोर्ट उसकी बात फौरन मान लेगी, बल्कि प्लेंटिफ को नोटिस किए जाएंगे, वो भी आए, उस एप्लीकेशन का जवाब दे, उस पर अपने आर्ग्यूमेंट्स टेंडर करे, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी मैं ये पॉइंट दोबारा बताता चलूं कि लॉ कहता है कि टेक्निकलिटीज की बेस पर नहीं बल्कि मेरिट्स पर, पार्टीज को सुन के एविडेंस रिकॉर्ड करके फैसले होने चाहिए। तो प्रैक्टिकली यही देखा गया है कि जब ये सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट्स इसको सेट असाइड कर देती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, और उम्मीद है मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑर्डर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।